हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा रत्नम है और मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 274वीं रैंक हासिल की है और हिंदी माध्यम में संभवतः प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज मैं डीकेटी के माध्यम से आपसे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब प्रीलिम्स में 1 महीने से कुछ ही ज़्यादा का समय रह गया है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम जो अपनी प्रीलिम्स की तैयारी है उससे बिल्कुल पुख्ता तरीके से करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमें अब हमारे जो स्टैटिक पोर्शंस है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय से अब हमें अपने जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है प्रीलिम्स का, उसका रिवीजन जो है वो शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आप जो है जो भी आपने अपनी बुक्स पढ़ी होंगी और बुक्स से जो नोट्स बनाए होंगे उसका रिवीजन जो है वो शुरू कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पिछली बार जब प्रीलिम से 45 दिन पहले से मैंने जो है अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और रिवीजन के लिए आप जो है एक वीकली टाइम टेबल बना सकते हैं और एक डेली का टाइम टेबल बना सकते हैं। डेली के टाइम टेबल में आप अपने उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं जिसका आप डेली रिवीजन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं कि वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसी का रिवीजन करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें और उनका रिवीजन करें। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैं एक दिन में मेरी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं एक वीकली प्लान बनाती थी कि मुझे इस वीक में ये जो जैसे पॉलिटी हो गया, तो मुझे इस वीक में पॉलिटी के इतने चैप्टर्स ख़त्म कर लेने हैं, या एक वीक में मुझे 10 दिन में मुझे पूरी पॉलिटी ख़त्म कर लेनी है, तो पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर लेना है। तो फिर उसके हिसाब से मैं टॉपिक्स में डेली टॉपिक वाइज जो है उसे सेग्रीगेट कर देती थी। और उसके साथ चूँकि मुझे लगता है कई बार कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से थोड़ा बोझिल सा हो जाता है, तो मैं उसके साथ एक सब्जेक्ट और रिवाइज़ किया करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पॉलिटी के साथ जो है छोटा सा, जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर है उसे रिवाइज़ कर सकते हैं, तो पॉलिटी को आप ज़्यादा समय दे सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर को आप 2-3 घंटे दीजिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि अब जो आपने जैसे कि आपने NCERTs का जो के जो नोट्स बनाए होंगे आप उन्हें भी रिवाइज़ करिए। और लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए आप अपने NCERTs या ली क्योंग जो है आप वो रिवीजन कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपने अगर विपिन चंद्र पढ़ी हो या शेखर बंदोपाध्याय स्पेक्ट्रम जो भी पढ़ा हो, आप उसका रिवीजन करिए। तो आप अपने सारे स्टैटिक्स बुक का रिवीजन जो है वो वीकली और डेली में बांट लीजिए और फिर उसे रिवाइज़ करिए। इसके अलावा जो हमारा डायनेमिक पोर्शन है, यानी जो हमारे करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रीलिम्स जो है पिछले साल जून में हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने जून 2018 से जून 2019 के बीच जितने भी जो भी कुछ करंट में हुआ था, वो मैंने उसका नोट्स तैयार किया था और उस हिसाब से उसे रिवाइज़ किया था। पर अभी चूँकि अब बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, तो ऐसे में पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जैसे जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके जो मंथली मैगजीन्स आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, और जो मॉक टेस्ट आप देते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जो भी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेते हैं, तो उसमें उनका जो सिलेबस होता है वो इसी तरीके से डिवाइडेड होता है कि वो किस महीने का करंट अफेयर जो है वो इतना जो है उस टेस्ट में वो कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप वो टेस्ट के थ्रू जो है अपने उस महीने के करंट अफेयर्स जो हैं वो आप रिवाइज़ कर पाइएगा, और साथ में जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो है अपने कितना अच्छा जो है अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब, वो है कि हम जो है हर रोज़ टेस्ट पेपर्स लगाना शुरू करें। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रीलिम्स का पेपर देते हैं, तो पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 40 या 50 क्वेश्चन से अधिक जो है वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम 100% श्योर होते हैं कि हमें आता है। तो जैसे कि पिछली बार जैसे 2019 में जो मैंने दिया था अपना प्रीलिम्स का पेपर, तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ 40 to 45 क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो मैं 1 गो में लगा सकती हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको
उसके लिए आपको इंटेलिजेंट गेसिंग कह लो या जो भी कह लो, वो स्किल जो है आपको डेवलप करनी होती है। और मुझे लगता है वो स्किल सिर्फ और सिर्फ जितना आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं उसी से वो आपकी डेवलप होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप डेली कम से कम एक जो है अपना मॉक टेस्ट का पेपर लगाइए। और सिर्फ पेपर लगाइए मत, पेपर लगाने के साथ आप जो है अपने क्वेश्चंस को 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लीजिए। एक हिस्सा जो है वो वैसे क्वेश्चंस का जो आपको 100% श्योर है कि आपको पता है। दूसरा जिसमें आप 50% से आप 50-50 है आपका, कि मतलब 50% कि मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि ये 2 ऑप्शंस तो उसके आंसर नहीं होंगे, लेकिन आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, तो एक वो कर लीजिए। एक कर लीजिए कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता, आप नहीं जानते, आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं उसके बारे में, एक उसका कर लीजिए। और चौथा कर लीजिए एक अपने सिली मिस्टेक्स का, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स जो है वो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है, हमने क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया तो ये पॉसिबल होगा कि हमने क्वेश्चन लिखा कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया। तो जब इन 4 सेक्शंस में आप डिवाइड करते हैं और उसके बाद से जब आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को एनालिसिस करते हैं और फिर आप जो है वो अपना इम्प्रूव करते हैं स्कोर। इसके अलावा मॉक टेस्ट का एक हेल्प ये भी है कि जैसे कि आप कोई भी जो टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो उसमें जो पेपर्स होते हैं वो डिवाइडेड होता है कि किस पेपर में ये पॉसिबल है कि किसी पेपर में पॉलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे, किसी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछे। तो आप ये पता कर सकते हैं कि उसमें से क्या सेक्शन जो है वो आपका बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी के सवाल लगा रहे हैं और आपके पॉलिटी के सभी सवाल लगभग सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है अब आपको पॉलिटी को आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और उसमें 10 में से आपके 8 सवाल गलत हैं, तो ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को एक बार और अच्छे से पढ़ें और रिवाइज़ करें और फिर उसके सवाल लगाएं। तो इस तरीके से आप जो अपने वीक एरियाज़ है प्रिपरेशन के, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो मॉक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा सीसैट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीसैट जो है हमारे स्कोरिंग है। और पिछले कुछ सालों में अगर हम प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस करें सीसैट का, तो हम देख रहे हैं कि सीसैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपको सीसैट को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए और आपको डेली जो है वो कम से कम 2 घंटे अपने सीसैट की तैयारी के लिए डिवोट करना चाहिए। तो आप जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सीसैट के सिलेबस वाइज, जैसे कि कुछ जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आपने आर एस अग्रवाल का क्वांट्स बना लिया, और जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके लिए भी आपने कुछ उसके क्वेश्चंस लगा लिए, कॉम्प्रिहेंशंस जो है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। और इसके अलावा जैसे कोचिंग के पेपर्स आते हैं, मॉक पेपर्स आते हैं, आपने वो लगा लिया, तो उसके थ्रू आप अपने सीसैट का जो है सीसैट की तैयारी करिए। दूसरी चीज़ ये है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उसको भी आप ज़रूर देखिए। वो देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो लैंग्वेज होता है वो हमारे जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली जो है उस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल होइए, कि ऐसा ना हो कि क्योंकि ऐसा होगा कि मे बी कि जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उनकी लैंग्वेज और यूपीएससी की लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है, और उसकी वजह से सवाल जो है वो पॉसिबल है कि क्या पता आप गलत इंटरप्रेट कर लें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूपीएससी के जितने पेपर्स हैं, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स के, उसको भी आप लगाइए। आप चाहे तो हर रोज़ एक पेपर लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप हर रोज़ 20 क्वेश्चंस भी लगाइए और अपना मॉक टेस्ट दीजिए, और इसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रिपेयर करिए। इसके अलावा जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैप वर्क है, क्योंकि आजकल जो है प्रीलिम्स में लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, या फिर जो नेशनल पार्क हो गया, या फिर जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो इन क्वेश्चंस के लिए जो है हमें लोकेशन में उनका लोकेशंस याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने जो तरीका अपनाया था, मैंने क्या किया था कि मैप लिया था और मैप में मैंने इन सभी को लोकेट कर लिया था, और मैंने उस मैप को अपने टेबल के ऊपर चिपका दिया था कि मैं आते जाते जो है हमेशा उसको देखती रहूँ। इससे क्या होता है कि वो आपकी आंखों के सामने रहता है, तो आपको उसको रिकॉल करने में और रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है, आपको पेपर पेजेस नहीं पलटने होते। तो ये एक काम है जो आप कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आपको काफ़ी हेल्प होगी लोकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में।
इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, तो हाल में जो प्रीलिम्स जिस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2019 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेविटेशनल वेव रिलेटेड, तो एकदम हम देख रहे हैं कि कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, और पहले जो है वो थोड़े कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक ब्लड ग्रुप रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लाइगो के द्वारा जो ग्रेविटेशनल वेव ढूंढा गया था वो हो गया, या फिर CERN हो गया, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं क्या करती थी, मैं इनसे रिलेटेड जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होते थे मैं उसे देखा करती थी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है, तो और मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल भी लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे इस टॉपिक को समझना है, तो इसलिए मैं वीडियोज़ देखा करती थी। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। इस तैयारी के अलावा अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स के जो प्रीलिम्स का पेपर है, अगर आज प्रीलिम्स का पेपर है तो आज के दिन आपको कैसा जो है स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है तो आपको अपने ऊपर ये भरोसा दिखाना होगा कि आप प्रीलिम्स जो है आप निकाल लीजिएगा। दूसरी बात है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगता है कि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट है, तो आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि ये पेपर सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है बल्कि सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल 2019 या फिर 2017 का पेपर ले लीजिए, तो वो प्रीलिम्स का काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे में हर किसी को, आप अगर किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनिएगा तो वो यही बोलेंगे कि उन्होंने अपने आप को बैक किया कि नहीं, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो बाकियों के लिए भी डिफ़िकल्ट है, और फिर उस तरीके से उन्होंने उसको पैनिक हुए बिना पेपर को सॉल्व किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैनिक हुए बिना पेपर को सॉल्व करिए। ये पॉसिबल है कि आपको पहली बार में सिर्फ 35 सवाल ही आए, 40 सवाल ही आए, आप उन्हें उतने ही लगा पाएँ, लेकिन इसके मुझे लगता है कि इतने सवाल लगा लेने के बाद भी अगर आपने वो इंटेलिजेंट गेसिंग की स्किल जो है अपनी अगर डेवलप करी है तो आप और क्वेश्चंस जो है वो लगा पाएंगे सही। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या आपने 100 क्वेश्चंस लगाए थे प्रीलिम्स में, क्या हर बार 100 के 100 क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने किसी भी अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। मैं हमेशा एक्यूरेसी पे जाती थी। मुझे ये पता था कि अगर मैं 80+ क्वेश्चंस लगाती हूँ तो आई एम देयर इन द गेम, मैं गेम में हूँ, और इसलिए मैं हमेशा मॉक टेस्ट में भी मैं कभी 100 क्वेश्चंस नहीं लगाती थी, मैं 80+ क्वेश्चंस लगाती थी। मैं एक्यूरेसी पे जाती थी कि मेरे क्वेश्चन सही ज़्यादा होने चाहिए, गलत कम होने चाहिए। तो मॉक टेस्ट का यूज़ किया था मैंने अपने गलत क्वेश्चंस का जो मेरा गलत क्वेश्चंस का जो रेशियो था उसको कम करने के लिए। तो मॉक टेस्ट इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो प्रीलिम्स के दिन मुझे लगता है कि अगर आप 65 और 68 क्वेश्चंस भी अगर आप सही लगाते हैं, और बाकी क्वेश्चन अगर आपके 10-15 क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, तो भी आप इस रेस में हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस लगाएं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एक्यूरेसी पे ही जाती थी। तो इतना ही, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप सभी के प्रीलिम्स के लिए एंड आपके फ्यूचर एंडेवर के लिए। थैंक यू।